पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा इस विस्तृत चर्चा गहन अध्ययन में स्वागत है। क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं है कि अगर किसी लिफाफे पर छपा बारकोड अपनी जगह से सिर्फ 2 मिलीमीटर भी खिसक जाए तो छटाई करने वाली मशीनें उसे तुरंत रिजेक्ट कर देती हैं। हाँ, और मजे की बात तो ये है कि भेजने वाले पर 2 गुना जुर्माना तक लग सकता है। बिल्कुल। आज हम इसी अचूक, सख्त और बेहद दिलचस्प दुनिया की परतों को खोलने जा रहे हैं। तो ये पूरी जानकारी पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंटल प्रमोशनल एग्जामिनेशन के लिए दी गई है। जिसे LDCE भी कहा जाता है। राइट। उसी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए ये एकदम अचूक हथियार की तरह है। आज का हमारा लक्ष्य है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के हर एक तथ्य, हर सांख्यिकीय डेटा को बिना कोई पॉइंट छोड़े गहराई से समझना। और मैं यहाँ ये जरूर जोड़ना चाहूंगी कि LDCE परीक्षाओं की तैयारी के लिए पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स अत्यंत उपयोगी हैं। मतलब इनमें नियमों की वो छोटी छोटी बारीकियां छिपी होती हैं जो परीक्षा में सीधे तौर पर पूछी जाती हैं। बिल्कुल सही कहा। रटना नहीं है बल्कि समझना है। तो चलिए इस डाक व्यवस्था की कहानी को वहां से शुरू करते हैं जो इसका सबसे बुनियादी हिस्सा है। साधारण पत्र यानी लेटर। हाँ, लेटर से शुरुआत करना सबसे सही रहेगा। मेरे दिमाग में लेटर का मतलब बस एक कागज और एक लिफाफा होता है, लेकिन नियमों के मुताबिक लेटर हमेशा पूरी तरह से बंद, मतलब सिक्योरली क्लोज्ड होना चाहिए। एकदम सील पैक। और इसकी वजन की अधिकतम सीमा 500 ग्राम तय की गई है। मैं हमेशा सोचता था कि सिर्फ 500 ग्राम ही क्यों, इसे 1 किलो क्यों नहीं रखा गया? इसका बहुत ही सीधा सा लॉजिक है। इसका संबंध हमारी छंटाई मशीनों और डाक कर्मचारियों की क्षमता से है। अच्छा। हाँ, देखो 500 ग्राम तक के लिफाफे तेज गति वाली ऑटोमेटिक सॉर्टिंग मशीनों से बहुत आसानी से गुजर सकते हैं। अगर वजन इससे ज्यादा होगा तो मशीन के रोलर्स जाम हो सकते हैं। एग्जैक्टली। या फिर लिफाफा ही फट सकता है। 500 ग्राम के बाद डाक का स्वरूप पार्सल की तरफ मुड़ जाता है, जिससे हैंडल करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अरे वाह, ये तो बहुत तार्किक है। मतलब हर नियम के पीछे एक सॉलिड इंजीनियरिंग है। अब अगर इसके आकार की बात करें तो मैंने देखा है कि लेटर 2 तरह के होते हैं। हाँ, एक साधारण चपटा लिफाफा और दूसरा रोल के आकार का लेटर। और रोल के डायमेंशन के जो आंकड़े हैं वो मुझे हमेशा काफी जटिल लगते हैं। परीक्षा के नजरिए से तो ये आंकड़े बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर लेटर रोल के रूप में है तो उसकी अधिकतम लंबाई 800 मिलीमीटर हो सकती है। सिर्फ लंबाई? नहीं, केवल लंबाई ही सब कुछ नहीं है। इसमें एक फॉर्मूला काम करता है। लंबाई और 2 गुने व्यास यानी डायमीटर का जोड़। ये जोड़ अधिकतम 1000 मिलीमीटर से ज्यादा किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। और अगर न्यूनतम आकार की बात करें तो? न्यूनतम के लिए सिंगल डायमेंशन कम से कम 100 मिलीमीटर होना चाहिए। और वही फॉर्मूला यानी लंबाई और 2 गुने व्यास का जोड़ 170 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसे याद रखने का एक तरीका ये हो सकता है कि रोल इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि वो डाक के थैले के किसी कोने में ही खो जाए। सही कहा, मशीन उसे पकड़ ही नहीं पाएगी। राइट। अब आते हैं उस लिफाफे पर जिसे हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो रोल नहीं है, यानी अदर देन रोल। हाँ, साधारण लिफाफे। इसका न्यूनतम आकार 140 गुणा 90 मिलीमीटर बताया गया है, जिसमें प्लस माइनस 2 मिलीमीटर का टॉलरेंस यानी छूट है। मैं नंबरों को देख रहा था और मुझे एहसास हुआ कि 140 बाय 90 मिलीमीटर तो लगभग एक आम स्मार्टफोन की स्क्रीन के आकार के बराबर है। अरे, ये तो एक बेहतरीन एनालॉजी है। जो उम्मीदवार हमें सुन रहे हैं उन्हें इसे इसी तरह विजुअलाइज करना चाहिए। कोई भी लिफाफा स्मार्टफोन की स्क्रीन से छोटा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, याद रखने में आसानी होगी। और इसका अधिकतम आकार 458 गुणा 324 मिलीमीटर तय किया गया है। लेकिन बात सिर्फ आकार पर खत्म नहीं होती। और क्या है? मोटाई? जी हाँ, लिफाफे की मोटाई भी 0.15 मिलीमीटर से लेकर 0.5 मिलीमीटर के बीच ही होनी चाहिए। मैं यहीं पर थोड़ा उलझ जाता हूँ। 0.15 मिलीमीटर, ये तो शायद बाल की मोटाई से थोड़ा ही ज्यादा है। बिल्कुल, बहुत ही पतला। और कागज की गुणवत्ता के लिए कम से कम 70 GSM का नियम है। ये GSM क्या चीज है और ये इतना जरूरी क्यों है? GSM का मतलब होता है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। यह कागज के घनत्व और उसकी मजबूती को मापता है। अच्छा, तो पेपर की क्वालिटी तय करता है। हाँ, जो साधारण प्रिंटर पेपर हम घर या ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं ना, वो आमतौर पर 70 से 80 GSM का होता है। ओके। अब अगर आप अखबार का कागज देखें तो वो 40 से 45 GSM का ही होता है।
अब सोचिए अगर लेटर अखबार जितने पतले कागज का बना हो और वो हजारों अन्य पत्रों के साथ मशीन से तेज गति से गुजरे तो क्या होगा? अरे वो तो सफर शुरू होने से पहले ही मशीन के अंदर फट कर बिखर जाएगा। एग्जैक्टली इसीलिए 70 जीएसएम का न्यूनतम नियम रखा गया है ताकि पत्र सुरक्षित रहे। अब उस लिफाफे की बात करते हैं जो ऑफिस के कामों में बहुत इस्तेमाल होता है, विंडो लिफाफा, जिसमें एक छोटी सी पारदर्शी खिड़की होती है। हाँ, विंडो एनवेलप। इसके नियम काफी सख्त है। नियम कहते हैं कि इस विंडो से केवल पता और बारकोड ही दिखना चाहिए। इसके लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसके नाम भी काफी तकनीकी हैं। जी, जैसे कि ग्लासन पेपर जो 35 जीएसएम का हो या फिर सेलोफेन पेपर जो 40 जीएसएम का हो। और इसके अलावा पीवीसी और बीओपी मटेरियल का भी जिक्र है। ये बीओपी क्या होता है? बीओपी का फुल फॉर्म है बाय एक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलीन। बाप रे, काफी भारी नाम है। हाँ, लेकिन आसान भाषा में समझे तो ये एक विशेष प्रकार की मजबूत और पारदर्शी प्लास्टिक फिल्म होती है। इसके लिए 15 माइक्रोन की मोटाई तय की गई है। 15 माइक्रोन, इसका क्या काम है? ये सुनिश्चित करता है कि विंडो इतनी पारदर्शी हो कि स्कैनर पते को आसानी से पढ़ सके, लेकिन इतनी मजबूत भी हो कि सफर के दौरान फटे नहीं। समझ गया। और ये विंडो लिफाफे पर कहीं भी नहीं बनाई जा सकती है ना? बिल्कुल नहीं। इसके लिए बाईं, दाहिनी और निचली सीमा से कम 15 मिलीमीटर की दूरी छोड़नी होती है और ऊपर से ये दूरी कम से कम 40 मिलीमीटर होनी चाहिए। सही है। इसके अलावा सेंडर का जो लोगो है वो 25 गुणा 50 मिलीमीटर से बड़ा नहीं हो सकता। और स्टैम्प या फ्रैंक इम्प्रेशन हमेशा ऊपरी दाएं कोने में होना चाहिए, पते से कम 10 मिलीमीटर दूर। ये सारी दूरियां मशीनों को कंफ्यूज होने से बचाने के लिए है, राइट? हाँ, 100%। अब बारकोड के नियम तो और भी दिलचस्प लगे मुझे। नीचे 15 मिलीमीटर की जगह छोड़नी होती है। विंडो में जो बारकोड दिखेगा उसका न्यूनतम आकार 60 गुणा 10 मिलीमीटर होना चाहिए। और अगर वो 2D बारकोड है तो वह 18 गुणा 18 मिलीमीटर का होगा। 2D बारकोड के चारों ओर 5 मिलीमीटर का एकदम खाली स्थान होना चाहिए। व्हाइट स्पेस, हाँ। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बारकोड कोई बहुत बड़ा वीआईपी हो जिसे अपने चारों ओर सांस लेने के लिए खाली जगह चाहिए। ये तुलना मुझे बहुत पसंद आई। एकदम वीआईपी वाली ही बात है। जैसे वीआईपी को सुरक्षा के लिए खाली जगह चाहिए होती है, वैसे ही बारकोड को भी ये 5 मिलीमीटर का क्वाइट स्पेस चाहिए। अगर उस स्पेस में कुछ आ गया तो? अगर कोई भी स्याही का निशान, कोई अक्षर या लकीर इस स्पेस के अंदर आ गए तो ऑप्टिकल स्कैनर्स उस कोड को पढ़ ही नहीं पाएंगे और लिफाफा तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर ये मशीनें लिफाफा रिजेक्ट कर दें या किसी ने नियम तोड़े हों तो जुर्माना बहुत भारी है। हाँ, इसे नियमों का उल्लंघन माना जाता है और सीधे 2 गुना डाक शुल्क यानी डबल द पोस्टेज वसूला जाता है। बाप रे। और जो शुल्क पहले ही चुकाया जा चुका है, क्या वो इस फाइन में एडजस्ट होता है? मात्र विकल्प है। चलिए, 500 ग्राम की इस दुनिया से निकलकर डाक के सफर में वजन को थोड़ा और कम करते हैं। अब बात करते हैं उन विकल्पों की जो हल्के हैं लेकिन जिनका महत्व कम नहीं है। जैसे कि लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड और बुक पोस्ट। हाँ, लेटर कार्ड का अधिकतम वजन सिर्फ 5 ग्राम हो सकता है। और इसमें भी 70 जीएसएम के कागज का नियम लागू होता है। इसके साइज का क्या सीन है? बिना मुड़े हुए लेटर कार्ड का अधिकतम आकार 300 गुणा 210 मिलीमीटर और न्यूनतम 282 गुणा 182 मिलीमीटर होता है। लेकिन लेटर कार्ड की असली खासियत उसकी फोल्डिंग में है। मोड़ने के बाद? जी, जब इसे मोड़ा जाता है तो यह अधिकतम 210 गुणा 100 मिलीमीटर और न्यूनतम 152 गुणा 90 मिलीमीटर का होना चाहिए। मैं हमेशा इन फ्लैप्स को लेकर सोचता था कि ये किस तरह काम करते हैं। इसका डिजाइन ऐसा है कि ये खुद ही अपना लिफाफा बन जाता है ना? बिल्कुल। इसे सिक्योर रखने के लिए इसने 3 फ्लैप्स दिए गए हैं। बाएं और दाएं तरफ के फ्लैप्स 15 गुणा 100 मिलीमीटर से बड़े नहीं होने चाहिए। और ऊपर वाला? ऊपर का फ्लैप 15 गुणा 210 मिलीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी शर्त यह है कि इसके ऊपरी बाएं कोने पर लेटर कार्ड छपा होना अनिवार्य है, ताकि छटाई के वक्त इसे तुरंत पहचाना जा सके, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। अब पोस्ट कार्ड पर आते हैं। ये भी 5 ग्राम का ही होता है और इसके डायमेंशन 140 गुणा 90 मिलीमीटर हैं। मतलब वही स्मार्टफोन वाली बात जो हमने पहले की थी। बिल्कुल वही साइज। लेकिन पोस्ट कार्ड का लेआउट मुझे हमेशा बहुत सख्त लगता है। दायां आधा हिस्सा केवल पते और स्टैंप के लिए है। और सेंडर का जो भी लेबल है वो अधिकतम 50 गुणा 20 मिलीमीटर का हो सकता है। और वो बाईं तरफ या पीछे ही चिपकाया जा सकता है। ये दाईं और बाईं तरफ का इतना कड़ा विभाजन क्यों है?
अगर मैं दाईं तरफ कुछ लिख दूं तो क्या तूफान आ जाएगा? तूफान तो नहीं आएगा, लेकिन डाकघर की छिंटाई प्रक्रिया जरूर धीमी हो जाएगी। बात फिर से वही मशीनों की आती है। मशीनों को कैसे पता चलता है? जब हजारों पोस्टकार्ड एक साथ छिंटाई मशीन में जाते हैं तो स्कैनर को एक माइक्रो सेकंड में तय करना होता है कि एड्रेस कहाँ है। मशीनें सिर्फ दाएं हिस्से को स्कैन करने के लिए प्रोग्राम की गई हैं। अच्छा। हाँ, अगर आपने दाएं हिस्से में कुछ और लिख दिया तो मशीन उसे पता समझकर पढ़ने की कोशिश करेगी, कंफ्यूज होगी और एरर दे देगी। यानी अगर मैंने दाईं तरफ एक सुंदर सी कविता लिख दी तो मशीन उसे पता मान लेगी और कविता वाले शहर को ढूंढने लगेगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और इसी कारण से ये अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो उसे पोस्टकार्ड माना ही नहीं जाता। तो फिर क्या मानते हैं? उसे सीधे लेटर की श्रेणी में डाल दिया जाता है और जो डाक शुल्क में कमी होती है उसका दुगना जुर्माना लगाया जाता है, जो कम से कम ₹1 तो होगा ही। बहुत ही स्ट्रिक्ट है ये तो। इसके बाद आता है बुक पोस्ट। इसका दायरा थोड़ा बड़ा है। अधिकतम वजन 5 किलोग्राम और इसके आकार के नियम लगभग लेटर जैसे ही हैं। अधिकतम 353 गुणा 250 मिलीमीटर। लेकिन इसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि कोई भी व्यक्तिगत संचार यानी पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, और लिफाफा बिना सील किए हुए यानी अनफास्टेंड होना चाहिए। यही बात मुझे समझ नहीं आती है, ये लिफाफा खुला क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि बुक पोस्ट एक तरह की रियायती सेवा है। ये किताबों, प्रिंटेड सामग्री और ज्ञान के प्रसार के लिए सस्ते रेट पर दी जाती है। ओके। अगर लोग इसे सील कर देंगे तो कोई भी इसमें अपनी निजी चिट्ठियां डालकर सस्ते में भेज लेगा। इसलिए डाकघर को ये अधिकार है कि वो कभी भी उस लिफाफे को खोलकर चेक कर सके। और अगर कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो? अगर वजन 500 ग्राम से कम है और कोई निजी चिट्ठी पकड़ी जाती है तो उसे लेटर मानकर जुर्माना लगेगा, और अगर 500 ग्राम से ज्यादा है तो सीधे पार्सल मान लिया जाएगा। ज्ञान और शिक्षा की बात चली है तो समाज के विशेष वर्गों की तरफ भी नजर डालनी चाहिए। ब्लाइंड लिटरेचर की सेवा बहुत ही सराहनीय है। बिल्कुल, इसमें 7 किलोग्राम तक का साहित्य भेजा जा सकता है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी सुविधा है। इसके नियम क्या हैं? इसके भी कुछ स्पष्ट नियम हैं। इसे बिना कवर के या दोनों तरफ से खुले कवर में भेजा जाना चाहिए और इसके ऊपर लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड लिखा होना अनिवार्य है, ताकि ब्रेल लिपि में लिखी भारी किताबें बिना किसी आर्थिक बोझ के सही हाथों तक पहुंचें। एकदम सही। और किताबों से ही जुड़ा है पीरियोडिकल्स का नियम। पीरियोडिकल्स के लिए डाक पंजीकरण की अलग से जरूरत नहीं होती, बशर्ते वे PRB एक्ट 2023 के तहत रजिस्टर्ड हों। हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव है जिससे प्रकाशकों का बहुत समय बचता है। PRB एक्ट यानी प्रेस एंड पीरियोडिकल्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 2023। इसमें क्या ध्यान रखना होता है? इसके तहत बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि पत्रिका के पहले या आखिरी पन्ने पर प्रेस रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया नो छपा होना चाहिए। अच्छा। लेकिन यहाँ उम्मीदवारों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई वैज्ञानिक या शैक्षिक किताब है तो उसे पीरियोडिकल नहीं माना जाता। राइट। और शैक्षिक किताबों की बात आते ही ज्ञान पोस्ट का जिक्र होना तो तय है। बिल्कुल। ये सरकार, स्वायत्त निकायों या मान्यता प्राप्त बोर्डों द्वारा छात्रों के लिए एक खास सेवा है। जब भी मैं ज्ञान पोस्ट का नाम सुनता हूं तो मुझे LDCE परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवार याद आते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें अक्सर इसी चैनल से जाती हैं। ज्ञान पोस्ट का पूरा उद्देश्य ही शिक्षा को सुलभ बनाना है। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक साहित्य भी शामिल है। मतलब भारी से भारी अध्ययन सामग्री भी किफायती तरीके से छात्रों तक पहुंच जाती है। हाँ, एकदम सही। चलिए अब हल्के पत्रों और किताबों के सफर से आगे बढ़ते हुए भारी सामानों यानी पार्सल की दुनिया में कदम रखते हैं। इंडिया पोस्ट पार्सल ये एक अकाउंटेबल आइटम है जिसे ज्यादातर सतह यानी सरफेस मार्ग से भेजा जाता है। इसमें एक बहुत तकनीकी नियम मैंने पढ़ा था कि अगर पार्सल के अंदर का सामान लेटर की परिभाषा में नहीं आता तो भेजने वाले को स्पष्ट रूप से उसे मर्चेंडाइज घोषित करना होगा। हाँ, और उस पर इंडिया पोस्ट पार्सल लिखा होना चाहिए। राइट। मैंने पार्सल भेजने के पते के नियम देखे और सच कहूं तो मैं हैरान रह गया। क्यों, क्या हुआ? पता लंबाई के समानांतर होना चाहिए। पते के ब्लॉक के चारों ओर 10 मिलीमीटर का खाली स्थान यानी फ्री जोन होना चाहिए। लाइनों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर से ज्यादा और 5 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। बहुत स्पेसिफिक है। और एक लाइन में अधिकतम 40 कैरेक्टर। मतलब ये किसी पार्सल का पता है या किसी इमारत का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट? मुझे तो ये एकदम वास्तुशास्त्र की तरह लग रहा है। वास्तुशास्त्र? हाँ,
अगर पार्सल पर पते का वास्तु थोड़ा भी बिगड़ा तो मशीन उसे रिजेक्ट कर देगी। ये वास्तुशास्त्र वाला उदाहरण बहुत ही शानदार है। ये नियम इसलिए है क्योंकि आज के समय में पते इंसान नहीं पढ़ते, बल्कि OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मशीनें पढ़ती हैं। अच्छा, तो मशीनों की वजह से इतना स्ट्रिक्ट है? बिल्कुल। सोचिए, अगर लाइनों के बीच 1 मिलीमीटर से कम जगह होगी तो मशीन अक्षरों को आपस में मिला हुआ देखेगी और पढ़ ही नहीं पाएगी। और अगर 5 मिलीमीटर से ज्यादा दूरी हुई तो मशीन को लगेगा कि पता यहीं खत्म हो गया है और वो अगली लाइन को इग्नोर कर देगी। इसलिए ये सटीक वास्तु बहुत जरूरी है। समझ गया। इसके अलावा स्टैंप के लिए ऊपरी दाएं कोने में अधिकतम 74 मिलीमीटर का एरिया तय है। और हाँ, पार्सल में आप कुछ भी नहीं भेज सकते। प्रतिबंधित वस्तुओं की एक बहुत लंबी सूची है। हाँ, प्रोहिबिटेड आइटम्स जैसे कि अश्लील सामग्री, विस्फोटक, ज्वलनशील तरल, जीवित जानवर और जाली वस्तुएं भेजना सख्त मना है। और नशीले पदार्थ भी? बिल्कुल। IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ICAO द्वारा प्रतिबंधित नशीले पदार्थ भी नहीं भेजे जा सकते। एक और चीज मैंने सुनी थी बैटरी के बारे में। हाँ, यहाँ एक और जरूरी बात है। अगर कोई बैटरी भेजनी है जिसे हवाई मार्ग से ले जाना मना है तो उसे सिर्फ सरफेस मोड से ही भेजा जा सकता है। सुरक्षा सबसे ऊपर है। सुरक्षा और सेवा के इन कड़े नियमों को समझने के बाद अब हम इस पूरी व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय पहलू पर आते हैं, यानी पैसे, शुल्क और मुआवजा। ये हिस्सा परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और इसे सिर्फ नीरस आंकड़ों की तरह नहीं पढ़ते। चलिए क्विक रैपिड फायर क्विज हो जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है, पूछिए। मान लीजिए एक विदेशी पार्सल जो 500 ग्राम से भारी है, पोस्ट ऑफिस में 8 दिन से लावारिस पड़ा है। मुझे लगता है उस पर 5 रुपया रोज का डेमरेज चार्ज लगना चाहिए। क्या मेरा अनुमान सही है? आपका अनुमान तार्किक तो है, लेकिन विभागीय नियमों के हिसाब से बिल्कुल गलत है। अरे, तो सही क्या है? दरअसल अगर 7 दिन तक आवक यानी इनवर्ड अंतर्राष्ट्रीय पैकेट या पार्सल नहीं लिया जाता तो 8वें दिन से 5 रुपए नहीं बल्कि 10 रुपए प्रतिदिन का शुल्क लगता है। ओह, तो 8वें दिन से 10 रुपए का मीटर चालू हो जाता है। एग्जैक्टली। अब मुआवजा यानी कॉम्पेंसेशन की बात करते हैं। स्पीड पोस्ट में अगर देरी हुई तो पूरा डाक शुल्क वापस हो जाता है। लेकिन अगर स्पीड पोस्ट गायब हो जाए या टूट फूट जाए तो डाक शुल्क का दोगुना या फिर 1000 रुपए, इनमें से जो भी कम हो वो मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय डाक के मामले में ये आंकड़ा थोड़ा बदल जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर्ड आइटम के नुकसान पर 30 SDR या घोषित मूल्य जो भी कम हो वो मिलता है। एक मिनट, यहाँ बहुत से उम्मीदवार सोच रहे होंगे कि ये SDR क्या भला है, हम रुपए या डॉलर में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, ये समझाना जरूरी है। मैं बताता हूँ। SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये अंतर्राष्ट्रीय डाक की एक यूनिवर्सल करेंसी की तरह काम करता है। बिल्कुल सही। क्योंकि हर देश की मुद्रा अलग अलग होती है और उनकी कीमत रोज ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने ये एक मानक बना दिया है। इससे फ्रांस, भारत या अमेरिका के बीच मुआवजे का हिसाब लगाना बहुत आसान हो जाता है। बहुत ही सटीक तरीके से समझाया आपने। और अगर अंतर्राष्ट्रीय पार्सल की बात करें तो इसके लिए मुआवजा 40 SDR प्लस 4.5 SDR प्रति किलो होता है। और इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? इसकी अधिकतम सीमा 130 SDR तय की गई है। इसके अलावा ITPS यानी इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेज सर्विस के लिए अधिकतम 1000 रुपए का मुआवजा है। इसके अलावा बीमा और कमीशन के आंकड़े भी याद रखना जरूरी है। हाँ, इंश्योरेंस के आंकड़े। स्पीड पोस्ट पार्सल का बीमा कराने के लिए 200 रुपए तक 4 रुपए लगते हैं और 200 रुपए से ऊपर होने पर 4 रुपए के साथ अतिरिक्त मूल्य का 1.5% जुड़ जाता है। और अन्य आइटम्स के लिए ये दर 200 रुपए तक 10 रुपए और हर अतिरिक्त 100 रुपए पर 6 रुपए है। और कमीशन के आंकड़े तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं। मनी ऑर्डर पर हर 20 रुपए या उसके हिस्से पर 1 रुपए कमीशन लगता है। और पोस्टल ऑर्डर की दरें भी फिक्स हैं। 10 रुपए पर 1 रुपए, 20 रुपए पर 2 रुपए, 50 रुपए पर 5 और 100 रुपए पर 10 रुपए। अंत में अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर USA के लिए लेटर भेजना है तो पहले 20 ग्राम के लिए 32 और हर अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 22 रुपीज लगते हैं। और अन्य देशों के लिए ये दर 25 और 15 है। USA के लिए स्मॉल पैकेट का चार्ज पहले 100 ग्राम के लिए 115 रुपए है। एक और विशेष बात, ब्लाइंड लिटरेचर पर कस्टम प्रेजेंटेशन शुल्क के रूप में 150 रुपीज लिए जाते हैं।
यही वो बिंदु है जहां पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स उम्मीदवारों की सबसे ज्यादा मदद करते हैं। इन सभी आंकड़ों और सीमाओं को एक जगह संकलित करके उन्हें परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से पेश किया जाता है। बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस सफर को समेटें तो ये साफ है कि 5 ग्राम के एक छोटे से लेटर कार्ड से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पार्सल के SDR मुआवजे तक सब कुछ एक बहुत ही कड़े लेकिन तार्किक सिस्टम पर टिका है। हाँ, मशीनें कैसे काम करती हैं, वजन लॉजिस्टिक्स को कैसे प्रभावित करता है, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। एकदम सही। और आज हमने जो पते की लाइनों के बीच की 1 से 5 मिलीमीटर की दूरी के बारे में बात की, वो मुझे भविष्य के एक विचार की तरफ ले जाती है। कैसा विचार? सोचिए, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सॉर्टिंग और अधिक विकसित हो रही हैं, क्या भविष्य में लिफाफों पर इंसानी लिखावट की कोई जगह बचेगी? सोचने वाली बात है। क्या कुछ सालों में हम सिर्फ डिजिटल कोड्स प्रिंट करेंगे और पता लिखना एक पुरानी कला बनकर रह जाएगा? यह एक बेहद ही गहरा और सोचने वाला सवाल है। तकनीक सचमुच हर दिन हमारी आदतों को बदल रही है। हो सकता है कि अगली पीढ़ी के लिए लिफाफे पर हाथ से पता लिखना एक ऐतिहासिक बात हो जाए। बिल्कुल। खैर, भविष्य चाहे जो भी हो, आज जो उम्मीदवार LDCE परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वर्तमान व्यवस्था और इसके नियम ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स और ये विस्तृत जानकारी उनके लिए इस परीक्षा को क्रैक करने का सबसे मजबूत आधार बनेगी। पोस्टल ज्ञान क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। पोस्टल ज्ञान क्लासेस लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।